ओके बेटा, कल तक हमने मिक्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस किए थे कुछ। आज एक और मिक्स सिंगल एंट्री का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस दूंगा, वो आप करिएगा। मैरी ग्राइम से आप पढ़ के भी आएंगे घर से। होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट है ये छोटे मोटे बिजनेसेस जो होते हैं ना, ये सिंगल एंट्री करते हैं। जब भी देखें इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भाई ये फ्रूट सेलर है, डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सही, अच्छी बात है। फुल सेट मेंटेन नहीं करता, इसका मतलब है इसके रिकॉर्ड क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। सही है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं, हाउएवर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोड्यूस फ्रॉम द बिजनेस रिकॉर्ड्स। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। ए में क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए कैश की जगह पे इसने बैंक हमें दिया है, तो वही जो हम कैश के साथ काम करते थे वही बैंक के साथ करेंगे। तो बैंक में क्या क्या कब कब कैश रिसीव हुआ, कब कब पे हुआ, ये इन्होंने 31 अगस्त 2024 तक का दिया हुआ है। इसका मतलब है इनका अकाउंटिंग पीरियड 31 अगस्त 2024 को एंड होगा। और शुरू कब हुआ है, नीचे दिया हुआ है इन्होंने। 2023 सितंबर 1 को शुरू हुआ और 2024 अगस्त 31 को एंड हो गया। अब इसमें रिसीट और पेमेंट में क्या क्या मौजूद है, कौन सी रेवेन्यूज हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटी है, सबसे पहले ये देखना होता है। तो रिसीट साइड पे देखा क्या लिखा, 1 सितंबर 2023 बैलेंस BF, ये बिगनिंग बैलेंस हो गया बैंक का, यानी साल के शुरू में इतना बैंक में पैसा था। ये बिगनिंग एसेट का पार्ट है। बिगनिंग कैपिटल निकालते वक्त जितने एसेट्स यूज होते हैं उसमें ये भी आएगा। अब अगर वो बिगनिंग एसेट्स दे और उसमें ये वाला बैंक गायब कर दे, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि बिगनिंग कैपिटल में जितने एसेट्स दिए हैं बिगनिंग कैपिटल निकालने के लिए, उसमें ये एसेट भी डालना है, अगर उसने वहां मेंशन नहीं किया है। इसके बाद ये बता रहा है किन किन वजूहत की बिना में कैश रिसीव हुआ। देखिए आप नीचे आए ना, तो इसने हमें ये बिगिनिंग और एंडिंग एसेट लाइबिलिटी दी हुई है। 2023 सितंबर 1 में देखिए आप क्या क्या दिया है इसने। एक बिगिनिंग लाइबिलिटी दी है, ट्रेड अकाउंट पेबल 4700। एक रिसीवेबल है, ये एसेट है। ऊपर पेबल लाइबिलिटी थी। रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड, ये लाइबिलिटी है। मोटर वैन्स, ये क्या है हमारा एसेट है, नॉन करेंट एसेट, उसका एक्यूमुलेटेड भी दिया हुआ है। और इसके अलावा एक इन्वेंट्री है, ये भी करेंट एसेट है। और इंश्योरेंस प्रीपेड भी करेंट एसेट है। अब बिगिनिंग एसेट्स के अंदर उसने बिगिनिंग बैंक नहीं लिखा, वहां वो खुद लेके आना है। बिगिनिंग कैपिटल तो निकालना पड़ता है ना मिक्सिंग एंट्री का। देखिए रिसीट और पेमेंट मौजूद है, इसका मतलब है मिक्सिंग एंट्री का न्यूमेरिकल है। आपको एंडिंग कैश निकालना पड़ेगा। अगर एंडिंग कैश नहीं दिया, कहाँ दिया इसने एंडिंग कैश, एंडिंग बैलेंसेस में भी बैंक गायब है, तो पहले आपको बैंक का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा और बिगिनिंग कैपिटल निकालते वक्त बिगिनिंग बैंक भी लेना पड़ेगा। यह एहतियात करनी है। बहरहाल अब आ जाओ जरा रिसीट एंड पेमेंट में दोबारा। 96,000 तो रिसीव हुए हैं रिसीवेबल के, दिस इज कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट की कलेक्शन है ये। सेल ऑफ प्राइवेट याच 20,000, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप प्राइवेट याच बेचकर कैश कारोबार बैंक में आ गए ना, बिजनेस के बैंक में, तो फिर बिजनेस का बैंक बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से कैश बढ़ गया। सेल ऑफ मोटर वैन, ये मोटर वैन थी, इनके पास A123 BWA, इसको 2100 का बेच दिया, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसका गेन और लॉस का कंपटीशन बनेगा जो हमने फिक्स एसेट में पढ़ा था। ये तो आ गया कैश। किन किन बैंक, किन किन रीजन की वजह से बैंक बढ़ा। पेमेंट किन किन रीजन की वजह से हुई, सप्लायर को पैसे दिए 72,000, ये अकाउंट पेबल का इफेक्ट होगा इसमें। फिर एक नई मोटर वैन खरीदी है इन्होंने 13,000 की, ये कॉस्ट है इसकी। रेंट एंड लोकल टैक्सेस की पेमेंट है ये 2600। अगर रेंट एंड लोकल टैक्सेस का कोई भी बिगिनिंग एंडिंग डाटा ना हो तो यही हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन देखिए नीचे रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड यानी पेबल दिया हुआ है। अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमारी पेमेंट है, एक्सपेंस हमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा वेजेस, ये वेजेस की पेमेंट है, क्योंकि वेजेस का अगर उन्होंने इधर नीचे दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ वेजेस का, कोई भी अकाउंट वेजेस का गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यही पेमेंट है और यही हमारा एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, इसकी भी कोई बिगिनिंग एंडिंग में कोई लाइबिलिटी नहीं दी हुई या एसेट नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। पोस्टर रजिस्ट्रेशन, ये भी एक्सपेंस है। ड्राइंग, काउंटर ऑनर इक्विटी, रिपेयर एंड रिन्यूअल, ये हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है। और ये एंडिंग बैलेंस आ गया। पीरियड के एंड में आपके पास 2010 का बैंक मौजूद है, ये एंडिंग बैंक है। बिगिनिंग बैंक 1970 और एंडिंग बैंक 2010, ये इन्होंने बिगिनिंग और एंडिंग के डाटा में गायब किया हुआ है। अगर आपको बिगिनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक एडिशन करना पड़ेगा, और एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़े अगर, तो उसमें भी एक एडिशन करना पड़ेगा। आसान हो जाए फिर बात करते हैं।
जी, तो पहला काम हमारा क्या होता है, एंडिंग कैश यानी एंडिंग बैंक निकालना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा हमारे पास बिगिनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिगिनिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ। पहले सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। एडिशनल डाटा में इसने क्या दिया है, ऑल रिसीट्स आर बैंक्ड, जितना भी पैसा आता है बैंक में जाता है, एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, मतलब कैश का कोई तस्वुर ही नहीं है इनके पास, कहानी खत्म। अ ट्रेड डेट ऑफ 300 ओइंग बाय जॉन ब्लंट, जॉन ब्लंट हमारा कस्टमर है, वो कर्जदार था कितने रुपए का, 300 रुपए का। ये जो है ना ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल जो 31 अगस्त 2024 का है ना, कितना है ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल, बताइए ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल कितना है? कि आप लोग सो रहे हैं क्या, नशे वशे में तो नहीं है? 9,500, ये बड़ी मुश्किल से दिखा आप लोगों को, तो 9,500 रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है, इसमें से ये बता रहा है कि जॉन ब्लंट का 300 रुपए है और उसको राइट ऑफ कर दो क्योंकि रिकवर नहीं हो सकता। अब राइट ऑफ की वैसे हम एंट्री क्या बनाते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन यहां पर देखिए बैड डेट्स पीछे कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है ये अलाउंस मेथड यूज ही नहीं करता होगा, ये डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज करता होगा। अगर ये अलाउंस मेथड यूज करता होता तो पीछे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट होता, तो ऐसी कंडीशन में आप बैड डेट्स की एंट्री क्या बनाएंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे। अगर आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी क्रेडिट करें ना, तो फिर आपको एक और एंट्री बनानी पड़ जाएगी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस की भी एंट्री बनानी पड़ जाएगी। दो एंट्रीज बनाने का फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स से बना दें एंट्री, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर साल के एंड में आप बोलेंगे ना भाई एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट की परसेंटेज ही नहीं दी हुई पूरे सवाल में, कहीं कितना एस्टिमेट किया, 0, उसमें डेबिट बैलेंस ऐड करेंगे तो 300 का एक्सपेंस आ जाएगा, फिर 300 तुम एंट्री बना रहे हो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एंट्री डायरेक्ट बना लें, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सिंगल एंट्री में नॉर्मली अलाउंस मेथड यूज नहीं होता क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, तो अलाउंस मेथड कहां से यूज करेगा ये, तो राइट ऑफ करेंगे आप डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मैरी ग्राइम्स पॉलिसी इज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, डेप्रिसिएशन 20% पे लगेगा, लेकिन इसके आगे देखिए क्या कह रही है। अब इनके पास कितनी मोटर वैन्स थी, इनके पास फिक्स एसिड में सिर्फ एक ही एसिड है मोटर वैन, पहले इनके पास मोटर वैन थी 10,000 कॉस्ट थी इसकी BWA, और उसका एक्यूमुलेटेड था 8,000, बुक वैल्यू बची हुई थी 2,000। नहीं, इन्होंने ये जो एंडिंग में नजर आ रही है 13,000, ये साल के शुरू में नहीं थी, साल के शुरू में जो नजर आ रही है वो साल के एंड में नहीं है, तो साल के शुरू में जो इनकी मोटर वैन थी 10,000 कॉस्ट, 8,000 एक्यूमुलेटेड, बुक वैल्यू 2,000, ये इन्होंने 2100 की भेज दी है, 100 रुपए गेन, जबकि ये वाले जो मोटर व्हीकल है ये इन्होंने अभी अभी एक्वायर किए 13,000 की। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ सेल और डिस्पोजल ऑफ अ मोटर वैन। जिस ईयर में आप मोटर वैन सेल करें, साल के एंड में सेल करें, शुरू में सेल करें, कंपनी की पॉलिसी है डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। इसका मतलब है ये जो मोटर वैन हमने सेल की है ना 10,000 और 8,000, जिसका दिया हुआ 10,000 कॉस्ट और एक्यूमुलेट 8,000, इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है हमको। डेप्रिसिएशन सिर्फ किसका निकालना है, नई वाली E471 KBR 13,000, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एक एडजस्टमेंट तो हो गई बैड डेट्स की, एक एडजस्टमेंट हो गई डेप्रिसिएशन की, एक वैन की, और ये क्या है फोर्थ, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एडजस्टमेंट है डेटा है, ये बताओ एडजस्टमेंट है या जस्ट डेटा है? डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2024 फ्रॉम ट्रेड अकाउंट पेबल अमाउंटेड टू 1100, बट डेटा ही ये यूज होगा क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। अब देखिए सबसे पहले तो हम वो वाले अपने वाले काम कर लेते हैं, पहले बिगिनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, सही है। बिगिनिंग डाटा से, बिगिनिंग डाटा में एक चीज मिसिंग है, बैंक। बैंक बिगिनिंग कितना है 1970, तो व्हाट विल यू डू। अब आएंगे सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर बिगिनिंग कैपिटल। अब बिगिनिंग कैपिटल में कौन कौन से एसेट्स हैं, बैंक है पहले 1970, और उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं वहां आप लिखते चले जाएं जी। पहले एसेट्स लिखेंगे ना, लाइबिलिटीज बीच में दे रहा है वो उसे इग्नोर कर देंगे। कौन सा एसेट लिखेंगे भाई, इसके बाद बिगिनिंग वाले एसेट ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दें। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल 7320, आप लेंगे ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल। देखिए अकाउंट रिसीवेबल ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स को बेच के क्रिएट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है किसी फिक्स एसेट को बेचकर क्रिएट हुआ हो। तो ऐसा अकाउंट रिसीवेबल जो गुड्स को बेच के क्रिएट होता है ना, उसे कहते हैं ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। और जो दूसरे एसेट्स को सेल करके जनरेट होता है ना अकाउंट रिसीवेबल, उसे सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, नॉन ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल होता है वो।
अभी तक तो आपने ऐसी बात नहीं सुनी थी। हम लोग अगर सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल बोल रहे हैं इसका मतलब वो ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन अगर आपके पास ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल भी है, नॉन ट्रेड भी है, तो फिर आप अलग अलग उसका बताएंगे। तो ये ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब ये रेवेन्यू यानी सेल से कनेक्टेड है। कितना है ये? 7320। इसके बाद कौन सा एसिड है बेटा? एसिड बताएं। अब ये एक्रूड रिसीवेबल नहीं है, ओके, टैक्सेस हमें पे करने होते, रिसीव नहीं करने होते। और क्या है? मोटर व्हीकल 10,000 BWA, A123 BWA मोटर व्हीकल है ना हमारे पास। मोटर व्हीकल क्या है? A123 BWA, ये हमारी मोटर व्हीकल है। इसको ना आप डायरेक्ट नेट पर लिखेंगे, नेट पर लिखें, नेट पर, नेट मतलब बुक वैल्यू लिखें डायरेक्ट, वरना आपको अलग से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लेस करके दिखाना पड़ेगा। और इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? इस एसिड की, नॉन का एसिड की बुक वैल्यू 2000। इसको डायरेक्ट हमने बुक वैल्यू पे लिख दिया। अगर आप इसको लिखते हैं फॉर एग्जांपल इस अमाउंट से 10,000 से, तो बाद में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लेस करना पड़ता है, डायरेक्ट कर लो इसको। और कोई एसिड है? इन्वेंट्री 4900, प्रीपेड इंश्योरेंस 160। इन्वेंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेंट्री कितनी है? 4900, 4900 और 160। ये हमारे पास एसिड्स खत्म हो गए, और कोई एसिड नहीं है। इन्होंने हमें यहाँ पे कितने एसिड्स दिए थे? 1 2 3 और 4 और एक बैंक, तो 5 एसिड्स हो गए ना। इनको आप सम कर लेंगे, ये हमारा टोटल एसिड्स आ गया बिगिनिंग। अब इसमें से आप अपनी लाइब्रेरीज लेस कर लें। लाइब्रेरीज में क्या क्या है शुरू से देखेंगे। ट्रेड अकाउंट पेबल है, हम लिखेंगे ट्रेड अकाउंट पेबल, ट्रेड अकाउंट्स पेबल। ट्रेड अकाउंट्स पेबल कितना है? ट्रेड अकाउंट टेबल नजर आ रहा है 4700, 4700। तो आप एक तो ये लेस करेंगे 4700। इसके अलावा कोई और लाइब्रेरी नजर आ रही है आपको? बिगनिंग आप नहीं बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, तो ये आपको बताना है ना। रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड 200 रुपए, ये भी लेस होगा। रेंट आप नहीं बताएंगे, मैं कोई काम नहीं करूंगा, क्वेश्चन छोड़ दूंगा। रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड, एक्रूड मतलब यहां पर पेबल है। कितना है ये? 200। 200 माइनस होगा, और उसके बाद आप इसमें से माइनस करके बिगिनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज योर बिगिनिंग कैपिटल। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? एंडिंग कैश या एंडिंग बैंक। और इसने क्या हमें एंडिंग बैंक खुद निकाल के दिया हुआ है? इसने दिया हुआ है 31 अगस्त 2024 2010। इसने डेबिट ऐड किया, डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर लिया, तो ये बैलेंस आ गया 2010। अब हमें बैंक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये टोटल वोटल नहीं करता, बस ये बिगनिंग बैलेंस और रिसीट और ये पेमेंट्स दे देता, तो फिर हमें इनको ऐड करके इसमें से ये पेमेंट्स को लेस करना पड़ता, तो फिर 2010 आता। एक काम हमारा उसने करके दे दिया। अब हमें क्या करना होगा? एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होगी। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या नाम है इसका? मैरी ग्राइम, मैरी ग्राइम। और कब एडजस्टमेंट बन रही है? 2024 अगस्त 31 को एडजस्टमेंट बन रही है। पहली एडजस्टमेंट जो बननी चाहिए वो किस चीज की है? नीचे आते हैं जी। पहली वाली तो एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, फोर्थ वाली है, सेकंड एंड थर्ड है। सेकंड की क्या बनाऊं? अलाउंस ऑफ एडेट्स यूज नहीं करेगा ना। अभी आपको बताया है कि सिंगल एंट्री वाला डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज करता है इसमें नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट। अब देखें, आप जब ये अकाउंट रिसीवेबल लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये माइनस करके लेके जाएंगे, लेकिन क्रेडिट सेल्स की कंपटीशन में नहीं करेंगे इसको एडजस्ट। क्रेडिट सेल में तो जो दिया हुआ है वही लेके जाएंगे आप। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, एस्टिमेटेड नहीं है, ये राइट ऑफ है। टू रिकॉर्ड रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट,
एस्टिमेटेड नहीं है ना बेटा, ये 100% वो बंदा इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल मतलब पैसे मिलेंगे ही नहीं। wrote off worthless customers account, एक ही कस्टमर है। इसके बाद कितने हैं? 300 रुपए। देखिए लाइन बाय लाइन आप काम करते चले जाएं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका बन जाएगा। हमें क्या पता है कि हमें क्या क्या करना होता है। बिगिनिंग कैपिटल, एंडिंग कैश नहीं निकालना पड़ा, बिगिनिंग कैपिटल निकाला, फिर एडजस्टमेंट, फिर सारे कंप्यूटेशन बनेंगे। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, एक्सपेंसेस के, इनकम के, सबके कंप्यूटेशन बनेंगे। नंबर 2, दूसरी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। एक मोटर व्हीकल हमने परचेज की 13,000 की, इसका डेप्रिसिएशन 20% निकलेगा। कब परचेज की नहीं बताया तो पूरे साल का निकाल देंगे जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, कौन सी वाली है? जो न्यू परचेज की है। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ ये अब आप इधर कंप्यूट करके दिखा दें। ₹13,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 जी, कितना आ गया ये? 2600। ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा। तो देखिए 2 एक्सपेंस तो हमें यहीं से मिल गए जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। नाउ वी विल मेक कंप्यूटेशंस। ये मैंने कंप्यूटेशंस की हेडिंग डाली हुई। पहले हम निकालेंगे, अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या रिसीट एंड पेमेंट में इन्होंने कैश सेल्स दी है? कैश सेल्स नहीं दी, इसका मतलब इनकी सारी सेल्स क्रेडिट है। अगर कैश सेल्स होती तो देता ना वो रिसीट में कि भाई हमने सेल की थी उसका कैश मिला है। ये तो रिसीवेबल की कलेक्शन है, यानी क्रेडिट वाली कलेक्शन है। पेमेंट में जाके देखें, पेमेंट टू सप्लायर का मतलब है जिसको उधार पे बेचा, उधार पे जिससे खरीदा था ना उसको पेमेंट की है। यहाँ पे आपको कैश परचेजेस नजर आ रही है, इसका मतलब है इसकी टोटल परचेजेस कौन सी है? क्रेडिट वाली है। अब आप पहले बनाएंगे कंप्यूटेशन फॉर क्रेडिट सेल्स। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ले लेते हैं क्या? अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। ये देखें मैंने आपको ये कंप्यूटेशन बताया था कि क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग में ये सारी चीजें ऐड करेंगे और ये सारी चीजें लेस करेंगे एंड फिर हमारे पास आ जाएगी कैश कलेक्शन। बताएं चलें, सॉरी क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे? अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बताएं कितना है? अकाउंट बना ले, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं इसको, तो अकाउंट बना के कर लें इसको, सही है। फिर अकाउंट बना के कर लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए ओके, फिर कहीं और कंपटीशंस करने पड़ेंगे, फिर एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। वैसे कंपटीशन से भी काम हो जाता है। तो जी, तो हम बना रहे हैं किसका अकाउंट? क्रेडिट सेल्स के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल का। पीछे से अकाउंट रिसीवेबल कॉपी भी कर सकते थे हम, तो अकाउंट रिसीवेबल पीछे से कॉपी कर लेते ना, ये वाला अकाउंट, इससे आसानी होगी। उस दिन मैं अकाउंट बनाया। ये क्रेडिट सेल जो है ना कंपटीशन की हेडिंग है। हम सिर्फ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल बस। अभी तक डेट आएगी, क्या डेट आएगी? 2023 जी, 2023 सितंबर
1/2/2024 अगस्त 31, यही है ना भी डेट हमारी, इधर भी ये डेट लिखेंगे 2023 सितंबर 1/2/2024 अगस्त 31, काम करना पड़ा है हमें ज़्यादा। अकाउंट से में पहले बिगनिंग बैलेंस आता है, बिगनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है सवाल में जाते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल का, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस है हमारे पास 7320, तो इसे डेबिट में लिख लेंगे 73। अब इसमें हम क्या करेंगे और ट्रांजेक्शन देखेंगे जो अकाउंट रिसीवेबल पे इंपैक्ट डालती है। यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में एक ही ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो आप यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को 96,000 से क्रेडिट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कैश। और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर नजर आ रही है हमें जो कि अकाउंट रिसीवेबल इंपैक्ट डालती नहीं, तो हम एंडिंग बैलेंस ले लेंगे 9,500 और एंडिंग बैलेंस को यहाँ भी लिख लेंगे 9,500 और यहाँ भी लिख लेंगे। अब इसके बाद देखें हमने क्या किया, हमने 96,000 में 9,500 ऐड किया, टोटल आया, इस टोटल में से हम बिगनिंग को लेस कर लेंगे तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, टोटल में से माइनस करेंगे हम बिगनिंग बैलेंस, तो ये हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई। यही क्रेडिट सेल है, यही टोटल सेल है हमारी, क्योंकि कैश सेल्स नहीं। इसी तरीके से हम किसका अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट पेबल का, और मालूम करेंगे अपनी क्रेडिट परचेजेस। हम यहां लिख लेते हैं कि हम मालूम करने जा रहे हैं क्रेडिट परचेजेस, सब होगा क्रेडिट परचेजेस, लिखने तो दो मुझे, बनाने तो दो। अकाउंट्स पेबल, डेट चेंज करने का बोल रहे हो, डेट तो वही रहेगी 1990, हाँ यहाँ पे तो डेट अलग आएगी ना, यहाँ क्या डेट आएगी भाई 2024 अगस्त 31, और बाकी डेट सही है, सही है, यहाँ भी हम लोग यही डेट लिखेंगे, पीछे से कॉपी किया था ना हमने अकाउंट, इस वजह से। चलें बताएं, अब ये जो अकाउंट है अकाउंट पेबल का, ये कैसे बनता है, इसमें पहले बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं हम, यहाँ बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखने के लिए यहाँ लिख देंगे बैलेंस बीएफ। बैलेंस बीएफ कितना है अकाउंट पेबल का, 4,700 रुपये, तो ये क्रेडिट में लिखा जाएगा 4,700। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन है जो अकाउंट पेबल पे इंपैक्ट डालती है, दैट इज पेमेंट टू सप्लायर। क्या एंट्री बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट 72,000 और कैश क्रेडिट 72,000 से अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे और यहाँ पे सामने आ जाएगा कैश। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हमारे अकाउंट पेबल पे इंपैक्ट डालती है, तो हमें नीचे मिलेगी एक ट्रांजेक्शन, तो फोर्थ में लिखी हुई ना डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी होगा। डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 1,100 रुपये, तो अकाउंट पेबल डेबिट होगा ना 1,100 से, यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये लिखने के बाद आपको मालूम है कि ये साइड इनकम्प्लीट है क्रेडिट वाली, ये साइड कंप्लीट हो जाएगी, ये हमने बैलेंसेस को भी चेंज करना है, यहाँ नहीं आएंगे बैलेंसेस। हाँ, अब बैलेंस एंडिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। एंडिंग बैलेंस कितना है अकाउंट पेबल का, अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस है 2590। 2590 कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लाइन के नीचे 2, फिर क्या अकाउंट पेबल है ना ये, तो क्या है हमारे पास एंडिंग बैलेंस 2590, यहाँ लिखूंगा और यही 2590 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ बैलेंस लिख दें आप, बैलेंस सीएफ और हाँ गुड, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीएफ। ये लिखने के बाद क्या करूं भाई, अब हमें कौन सी साइड कंप्लीट पता है, डेबिट साइड, तो इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करके टोटल दोनों जानिब लिख लेंगे। अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो जो जो दिया है उसको पोस्ट करके, अब क्रेडिट परचेजेज यहाँ आती है, वो नहीं दी हुई तो आप इसे कंप्यूट कर लें। कैसे कंप्यूट होगी, लेस कर लें आप इसमें से, इस टोटल में से माइनस कर लें 4,700, तो क्रेडिट परचेज आ गई 70,990 रुपीज़। ये दो कंप्यूटेशन बन गए हमारे। अब आपको हर उस चीज़ का कंप्यूटेशन बनाना है। वैसे तो हमारा मेन काम हो गया, यही मेन काम था ना हमारा, एंडिंग कैश निकालना है, नहीं एंडिंग बैंक वो निकला हुआ है,
बिगिनिंग कैपिटल निकालना, टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस। हमने क्रेडिट परचेज निकाल ली, वही टोटल परचेज है, क्रेडिट सेल्स निकाली, वही टोटल सेल्स है। इसके बाद और भी इजाफी काम थे, वो ये थे कि जो जो एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ना, जो जो पेमेंट वाले एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं पेमेंट में या रिसीट में, जो जो चीजें नजर आ रही हैं, अगर उससे रेलेवेंट कोई लायबिलिटी या एसेट बिगिनिंग और एंडिंग बैलेंसेस में मौजूद है तो उसका भी कंपटीशन बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो रेंट एंड लोकल टैक्सेस है ना 2600 रुपये, ये पेमेंट है, पेमेंट, इतने पैसे दिए हमने, जो ही थोड़ी एक्सपेंस भी इतना हुआ हो। अब हमारी लायबिलिटी कितनी थी, रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड की 200, यानी पुराने हमें 200 देने थे और 2600 हमने दिए, एंडिंग लायबिलिटी 2060 बच गई। अब हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है, देखिए 2060 अभी भी लायबिलिटी है 2600 पे करने के बावजूद। इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 2860, 260 अभी लायबिलिटी बच गई ना 2600 पे करने के बावजूद। इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी 2860 थी, इसमें से पुरानी लायबिलिटी कितनी थी 200, तो वो 200 हटा दें आप, तो इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा। इस साल का एक्सपेंस कितना आएगा 2660, यानी कि हमारा एक्सपेंस है 2660 इस साल का। तो इसको कैसे निकालेंगे, कल मैंने आपको एक्सपेंसेस की भी कंप्यूटेशन बनाया था ना, अभी हम बना लेते हैं इसको। एक्सपेंस का है तो इसका बैलेंस डेबिट में आता है, लायबिलिटी है ना, ये तो एक्रूड लायबिलिटी के अकाउंट से होगा, ये एक्रूड के अकाउंट से होगा, लायबिलिटी के अकाउंट से। तो लायबिलिटी वाला कॉपी कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताएंगे सही क्या बताना है आपने, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप लोग क्या बताएंगे, बहुत आसान है। क्या निकाल रहे हैं हम, रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्सपेंस, एक्सपेंस निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम अकाउंट बनाएंगे रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड का, लायबिलिटी के अकाउंट से होगा ये। लायबिलिटी के अकाउंट का बिगिनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, लायबिलिटी के अकाउंट का 200, तो ये लायबिलिटी का 200 रुपये बिगिनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद 2500 तो हमने खुद लिखा था, ये बिगिनिंग बैलेंस था लायबिलिटी का। फिर हमने पेमेंट कर दी लायबिलिटी की, लायबिलिटी की पेमेंट होगी ना, कितनी पेमेंट की हमने 2600, तो क्या हुआ होगा, रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड यानी लायबिलिटी डेबिट हो गई होगी, बैंक क्रेडिट। तो 2600 से, अच्छा हम लोग कैश लिख रहे हैं यहाँ पर कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि सिर्फ ये बैंक मेंटेन करते हैं, इससे इम्पैक्ट नहीं आना। लेकिन बहरहाल जी पेमेंट किए तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बैंक। एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गई, बिगिनिंग बैलेंस आ रहा 200, लायबिलिटी की पेमेंट हुई 2600। अब एंडिंग लायबिलिटी कितनी पड़ी हुई है 260। अब ये लायबिलिटी का अकाउंट है ना, इसकी एंडिंग बैलेंस आता है लाइन के नीचे क्रेडिट साइड पर, लाइन के ऊपर डेबिट साइड पर। ये लिखने के बाद अब हमें एक्सपेंस जब होता है तो उससे लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, एक्सपेंस जब इनकर होता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो लायबिलिटी यहां पर बढ़ के क्रेडिट होनी चाहिए, यानी कि रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्सपेंस, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट होनी चाहिए। और वो कितने अमाउंट से होगी वो अननोन है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इतना हमने पे कर दिया, इतना हमने पे करना है। तो टोटल लायबिलिटी हमारी 2860 थी, 2860 में से पुरानी लायबिलिटी 200 थी, तो इस दफा की हमने जो पेमेंट की है, इस दफा का जो एक्सपेंस है वो कितना है, टोटल लायबिलिटी में से 200 की लायबिलिटी पुरानी, तो इस दफा जो लायबिलिटी बढ़ी है वो 2660 से बढ़ी है। जो इस दफा लायबिलिटी बढ़ी है वो इस साल का एक्सपेंस होगा। लायबिलिटी अभी कितनी बची हुई है, एंडिंग 260, पे कर दी 2600, तो टोटल लायबिलिटी हमारी 2860 हो गई ना। इस 2860 में से पुरानी लायबिलिटी 200 थी, तो पिछले पीरियड में एक्सपायर हुई होगी, तो इसका मतलब बकिया जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो इस साल के एक्सपेंस की है। तो ये एक्सपेंस लेके जाएंगे आप कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावा ये जो आपने क्रेडिट परचेजेस निकाली है ये आप लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये क्रेडिट सेल लेके जाएंगे। अभी एक का अकाउंट हमने बनाया, एक्सपेंस निकाला एक्रूड के अकाउंट की मदद से। अब इसके बाद क्या है और देखेंगे, और कोई ऐसा लायबिलिटी का अकाउंट हमारे पास मौजूद हो, इंश्योरेंस, वेजेस का देखें कोई डाटा यहां पर बिगिनिंग एंडिंग बैलेंसेस में नहीं मौजूद, तो इसका कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वेजेस जो लिखी है ना 15,100, यही पेमेंट है, यही एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 3,350, इसका कोई लायबिलिटी या कोई एसिड हमें बिगिनिंग एंडिंग में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्सपेंस जितनी पेमेंट हुई है वही एक्सपेंस है। पोस्टरी स्टेशनरी
इसका बिगिनिंग एंडिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है ये पोस्टेड स्टेशनरी इतने की पेमेंट है, इतने का ही एक्सपेंस है। ड्राइंग का तो कुछ होगा नहीं। रिपेयर एंड रिन्यूअल, इसका भी बिगिनिंग एंडिंग में कुछ भी बैलेंस नजर नहीं आ रहा, पर लाइबिलिटी एसिड वगैरह का तो ये हमारी पेमेंट है, यही हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस 800, इसका आपको प्रीपेड इंश्योरेंस नजर आ रहा है, इसका आपको जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये जो हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है 800, जरूरी थोड़ी है एक्सपेंस हो, जो पेमेंट की है वो एसिड की भी हो सकती है। अब पहले से एसिड की पेमेंट कितनी हुई थी प्रीवियस पीरियड में, 160 का एडवांस अदा करके आ रहे हो आप। इस साल आपने कितना एडवांस, इस साल कितना पे किया 800, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? प्रीवियस ईयर का 160 पड़ा हुआ था ना हमारा एडवांस, और मजीद हमने पेमेंट कर दी 800, तो टोटल पेमेंट हो गई 960 की। उसमें से अभी कितना प्रीपेड बाकी है? 200, तो इसका मतलब है बाकी प्रीपेड एक्सपायर हो गया और एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया हमने। कितना हो गया? 760, तो 760 हमारा एक्सपेंस है। ये आप अकाउंट की मदद से निकालना चाह रहे हैं, तो ये एसिड का अकाउंट है, इसका काम प्रीपेड के अकाउंट से होगा। मतलब अकाउंट किस चीज का बनेगा ये आप कैसे फैसला करेंगे? बिगिनिंग एंडिंग बैलेंसेस वाले में जो चीजें मौजूद है उससे अकाउंट बनेगा। अब क्योंकि एसिड का अकाउंट बनेगा ना, इस वजह से मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, रिसीवेबल का अकाउंट कॉपी कर रहा हूं, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मालूम करना है इंश्योरेंस एक्सपेंस, जिसके लिए मैं प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाऊंगा। ये मैं हटा दूंगा सारा, एंडिंग बैलेंसेस भी हटा दूंगा। अब आप मुझे बताएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का बिगिनिंग बैलेंस कितना है, कहां पर आएगा ये, डेबिट में क्रेडिट में? क्या हुआ बताएं? प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा डेबिट में आता है ना, एसिड अकाउंट है 160, और यहां लिख देंगे बैलेंस बीएफ। इसके बाद हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की यहां पेमेंट की है 800, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की पेमेंट की होगी तो फिर एंट्री बनाई होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कितना 800, यहां पर क्या आएगा बैंक। अब टोटल इंश्योरेंस की पेमेंट हमारे पास आ गई 960, लेकिन क्रेडिट कितना हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट होता है ना, वो एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया हुआ कितना एक्सपेंस है, तो हम एंडिंग बैलेंस पकड़ेंगे 200। एसिड का एंडिंग बैलेंस लाइन के ऊपर आता है क्रेडिट में, लाइन के नीचे आ रहा है डेबिट में। और अब हमें क्या नहीं पता, हमें एक्सपेंस नहीं पता, हमें कौन सी साइड कंप्लीट पता है, डेबिट साइड। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई 960 की टोटल पेमेंट की थी, इसमें से अभी एसिड 200 बाकी है, तो बाकी एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो एसिड क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 760। ये कैसे निकाला मैंने? ये जो 960 है हमारे पास, इसमें से मैंने 200 लेस कर लिया, ये मेरा इंश्योरेंस, ये जाएगा इससे बड़ा प्रॉफिट लॉस। इस तरीके से आपका अकाउंट्स बना के एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह वो मैंने अपलोड कर दिया है। सही है, आजकल जो है ना टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो एक थोड़ा लेट हो जा रही है चीज। ओके, अब हमने कोई और चीज निकालनी है। यस, एक चीज है, ये जो हमने एसिड था ना BWA, ये हमने व्हीकल भेज दिया, इस पर गेन या लॉस हुआ है, उसका कंप्यूटेशन। अब ये तो कंप्यूटेशन ही बनेगा ना बेटा, अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा मैं। कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ जी व्हाट, क्या बेचा आपने? A123 BWA व्हीकल, यही बेचा है ना आपने। अब कैसे बनता है कंप्यूटेशन बेटा? सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाट, पूरा लिख देंगे ना। गुड्स, क्या गुड्स है ये? अरे भाई, कॉस्ट ऑफ व्हाट, A123 BWA BMW आ रहा है मुझे व्हीकल, कितनी कॉस्ट है? 10,000 कॉस्ट है। काम पता चल रही है, हमें ये पता चली 10,000 कॉस्ट। लेस करेंगे इसमें से एक्यूमुलेटेड, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब जिसने सिंगल एंट्री प्रॉपर पढ़ा हुआ है ना, अभी उसको नॉन प्रॉफिट में बहुत आसानी होगी। 5,000, 8,000, तो ये बुक वैल्यू आ गई हमारी।
दिस इज बुक वैल्यू, अब इस बुक वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे सेलिंग प्राइस से। कितना कैश हमारे पास रिसीव हुआ है, बैंक में कितना पैसा आया है, यहाँ लिखा हुआ है 2100 रुपये इसको बेचकर मिले हैं। अब कंपेयर कर लेंगे किससे, सेलिंग प्राइस, प्रोसीड फ्रॉम सेल। ये 2100 रुपये का बिक गया, गेन हो गया आपको 100 रुपये। ये गेन हमारे इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा। क्या हो गया, इसको कंपेयर करना है ना, सही है, गेन हो रहा है ना। 2 मिनट रुक जाए भाई। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट बुक वैल्यू है, तो 100 रुपये का गेन होगी। गेन ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन सेल। और कुछ है इसमें मौजूद जिसका हमें कंपटीशन बनाना पड़े? आई थिंक सब कर लिया हमने। नाउ वी कैन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब इन कंपटीशन में इजाफा हो जाता, कोई अनन वनन मौजूद होता, कोई रिसिबल वगैरह होता, कोई इनकम वगैरह होती, तो और कंपटीशन बनते। इन कंपटीशन को आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से समझ के, अकाउंट की मदद से भी, कंपटीशन की मदद से भी, क्योंकि ये आगे बहुत यूज होंगे। सिर्फ इधर नहीं, FSCR में भी, और इसके अलावा जो आपकी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी उसमें भी। वो आपकी मर्जी है, आप अकाउंट में बनाए किसी में भी, आपको आना चाहिए बस। ये यूज होगा आगे बहुत। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जी कहाँ गया वो, ये रहा। क्या नाम है, नाम है इसका मैरी। हाँ, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, और डेट क्या आएगी, अगस्त 31, 2024। चले भाई, आखिरी लम्हात अकाउंटिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में तैयार करके जाइएगा। रेवेन्यू में आती है सेल्स, और सेल्स हमने खुद कंप्यूट की है W1 में। वहां जाकर W1 लगाएंगे। W1 सेल्स हमने खुद कंप्यूट की है। कहाँ कंप्यूट की है, ये रही हमारी क्रेडिट सेल। हम यहाँ लिख देंगे W1 कितनी है हमारी सेल्स, 98,180, 98,180। हम यहाँ पर जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में अपनी सेल्स लेके जाएंगे 98,180। और कोई सेल्स रिटर्न या कोई सेल्स डिस्काउंट मौजूद है, वो परचेज रिटर्न है, तो वो बाद में देख लेंगे। अब तो ये नेट सेल हमारी आ गई, यही नेट सेल बन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनाना आता ही है ना, मेन चीज थी कंप्यूटेशन बनाना। अब आप क्या करेंगे, इसमें से लेस फरमाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री। पीरियोडिक का बना रहे हैं ना हम। अब स्टूडेंट को ना परपेचुअल का वो भूल जाता है इनकम स्टेटमेंट, तो पीरियोडिक के ही आ रहे होते हैं, और उसको टीचर पढ़ाए भी नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादातर पीरियोडिक में नजर आएंगे ना आपको। बिगिनिंग इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी, सवाल से। क्वेश्चन में जाएं, इन्वेंट्री बिगिनिंग नजर आ रही है 4,900 रुपये। आप यहाँ लिखेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री 4,900। इसमें ऐड करेंगे परचेज, और वो परचेज हमने खुद निकाला है, और हम लिखेंगे ये W2 से हम उठाएंगे इसको। अब जाएंगे हम W2 में जाके देखेंगे, उसको W2 भी बनाना है। ये रहा हमारा क्रेडिट परचेज। अगर कैश परचेज होता ना तो इस कंपटीशन को मैं एक्सटेंड करता, कैश परचेज भी ऐड करता है इसमें। W2 आ गया। ये कितना है बेटा, 70,990। 70,990 यहाँ हमारे इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, तो आप 70,990 कहाँ लिखेंगे, सेकेंड इनर में, और इसमें से लेस फरमाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसा उसने लिखा है ना वही लिखें। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ₹1100। आई थिंक क्वेश्चन में देख लेते हैं 1100, तो 1100 यहाँ से माइनस कर देंगे। होता क्या है कि आपसे टाइटल मिस हो जाता है पेपर में। आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, और फॉर्मेट आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए। अब आपको फॉर्मेट याद है ना, आपको मालूम होगा परचेज के बाद परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट आता है, तो आप उसे ढूंढेंगे
नहीं मिल रहा तो छोड़ देंगे, लेकिन आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आप ढूंढेंगे क्या? समझ में आई? तो इसी वजह से जो फॉर्मेट आ जाए किसी भी चीज का समझ के याद कर लेना उसको। जैसे मैंने आपको जो कंप्यूटेशन दिखाए हैं अभी कल, हाँ समझ लें, उसको याद कर लें आप। जो जिस चीज का फॉर्मेट आए समझ के याद नहीं किया आपने, देखिए समझ कर याद करना अच्छी बात होती है। और एक होता है समझ में आया नहीं है याद कर रहे हैं तो वो कभी भी याद नहीं होगा आपको। उससे कहते हैं रट्टा, समझ कर लगाने वाला रट्टा अच्छा होता है। ये क्या कहलाएगा? नेट परचेजेस। अब ट्रांसपोर्टेशन इन चाहिए होती है, वो कुछ भी नहीं है ना इसमें। नेट परचेजेस हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? परचेजेस के नीचे, बिगनिंग इन्वेंट्री के नीचे, ये कहलाएगा नेट परचेजेस। और जो खरीदा और बिगनिंग इन्वेंट्री दोनों को सम करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ जाती है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से हमें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी होती है। अब एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कहां मिलेगी? सवाल में जाएंगे और क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें एंडिंग इन्वेंट्री यहां पर नजर आ रही है 5,900, तो उसको माइनस कर लें, लेस एंडिंग इन्वेंट्री। कितनी एंडिंग इन्वेंट्री है? 5,900। जब इसको मैं माइनस करूंगा इसमें से तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको यहां लिखूंगा मैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आगे क्या होता है? यू नो इट, सिंपल सी बात है। ये भी पता था आपको मैंने कंपटीशन बनवा दिया, आप खुद बना सकते थे इसको। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो जो चीजें मौजूद हैं उनमें से रेवेन्यू एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ आएंगे, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के वहां चले जाएंगे। दिस इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो है ना मामला, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा आप लेस कर लेंगे, लेकिन जो गेन होता है ना फिक्स एसेट पर, ये अलग से नीचे ऐड होता है क्योंकि आपकी अदर रेवेन्यू है। इसी वजह से हम अभी उसको लेके नहीं जा रहे। अभी आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले कहां से तलाश करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट में से। तो रिसीट में थोड़ी होंगे, रिसीट में तो सेल ऑफ प्राइवेट याच को ना बच्चा रेवेन्यू में लेके जा सकता है, हालांकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। बोलेगा सेल रेवेन्यू है। भाई अपनी प्राइवेट याच बेची है इसने, ये तो पैसा कारोबार में आ गया। अब आप आए जरा, एक्सपेंसेस कहां से मिलेंगे? पेमेंट में से। जी, रेंट एंड लोकल टैक्सेस 2600, ये थोड़ी लेंगे हमने तो इसका बनाया है कंपटीशन, तो हम लिखेंगे रेंट एंड लोकल टैक्सेस। अब ये टैक्सेस इनकम टैक्स नहीं है, दूसरे टैक्सेस हैं। अगर इनकम टैक्स होता तो अलग से देता, उसे तो अलग से नीचे लेस करते हैं। टैक्सेस एक्सपेंस और W3। अब जाएंगे और हमने कैलकुलेशन की। इतना बड़ा सवाल पेपर में आएगा, लेकिन वो इसके पार्ट्स को एग्जामिन करेगा। वो आपको दे दे रेंट एंड टैक्सेस और उसका पेबल के अकाउंट दे रहे, बोले भाई एक्सपेंस वो निकाल दो, एक्सपेंस निकाल दो, पेमेंट दे दी मैंने तुम्हें। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं उसके पार्ट्स को एग्जामिन कर लें तो एग्जामिन हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। जी, तो ये आ गया रेंट एंड टैक्सेस, ये हमारा W3 है। इसमें आप बताइए कितना है एक्सपेंस हमारा? 2660। तो हम अपने इनकम स्टेटमेंट में रेंट एंड टैक्सेस को 2660 रुपए लेके जाएंगे, जबकि वहां क्या नजर आ रहा था आपको? 2600 रुपए। इसके बाद दूसरा कौन सा एक्सपेंस है? वेजेस। इसका कोई कंपटीशन नहीं बना था, 15,100 ऐसे ही चले जाएगा डायरेक्ट। वेजेस 15,100। और बताएं, इसके अलावा है मोटर व्हीकल एक्सपेंस, कोई कंपटीशन नहीं है, तो मोटर हाँ कितना है? 3,000। भाई कितना है? 3,350। और बताएं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? पोस्टल स्टेशनरी के बारे में भी कोई कंपटीशन नहीं है, तो 1,360 से पोस्टेज एंड स्टेशनरी। और बताएं, ड्राइंग नहीं है। रिपेयर एंड रिन्यूअल, ये भी एक्सपेंस है हमारा, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, 650 से जाएगा, ये डायरेक्ट ले जाएंगे इसको। एडजस्टमेंट भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी होती तो करते कुछ। रिपेयर्स एंड
रिन्यूअल मतलब कोई भी चीज आगे आ रही हो कहीं और तो उसको देखना पड़ता है। इंश्योरेंस, इसका हमने कंपटीशन बनाया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हम यहां लेके जाएंगे। अब ये W4 आएगा ऐसे। अब जाकर W4 इंश्योरेंस के अकाउंट पे लगाएंगे। ये हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे W4 आ गया। कितना है इंश्योरेंस एक्सपेंस? ये हमारा एक्सपेंस है 760। तो आप अपने इनकम स्टेटमेंट में 760 का एक्सपेंस लेके चलेंगे। 760। अब सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए, लेकिन अब आप जाके कहाँ से कंप्लीट किए हमने एक्सपेंसेस? पेमेंट में से। अब आप जाके एडजस्टमेंट में तलाश करेंगे ना, कहीं एक्सपेंस वहां तो नहीं है, एडजस्टमेंट को थोड़ी छोड़ना है आपने। अब आपने एडजस्टमेंट में जाके देखना है, तो आपको दो एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन। पहले रिसीट पेमेंट में से लेंगे और उसको एडजस्ट करके लेंगे, फिर एडजस्टमेंट में से लेंगे, कोई इजाफी मिल गया तो हमें दो मिल गए, बैड डेट्स एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितने कितने हैं बेटा? 300 ये है बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन कितना था? 2600 रुपये। बस खत्म हो गए हमारे एक्सपेंस, और कहीं कुछ भी नहीं है। तो इनको सम कर लेंगे, आ गया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पूरे साल के एक्सपेंसेस नहीं है, मिक्सिंग एंट्री में पूरे साल के एक्सपेंसेस पता चल जाते हैं, प्योर में पता नहीं होते। इसे कहेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए हमारे पास जब यहां तक काम हो जाए ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करने के बाद क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि इसमें पहले क्या करेंगे, आप अदर इनकम ऐड करेंगे, या अदर कोई लॉस वगैरह हुआ है वो लेस करेंगे, फिर इंटरेस्ट लेस होगा, फिर टैक्स लेस होगा। हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स नहीं है, अदर लॉस नहीं है, लेकिन गेन है। और गेन है किस पर? फिक्स एसेट को सेल करने पर। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इनकम बिफोर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। इनकम बिफोर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट ऑफ व्हीकल लिख लें, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। व्हीकल को बेचने से पहले का ये इनकम है। अब इसमें ऐड कर लेंगे, क्या आएगी? गेन ऑन डिस्पोजल। कितना आया था वो? 100 रुपये। अब यहां भी आपको लगाना पड़ेगा W5 ही आएगा ना, ये 4 ऊपर आ चुका था। अभी W5 ले जाके वहां पे कॉपी कर दें आप। पहले ही हमें W लगा देने चाहिए थे वहां पे, ये आ गया हमारे पास। यहां पे आप लिखेंगे W5। सही है, 100 रुपये का गेन है, तो ये गेन इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड। जी कितना गेन है? 100 रुपये। देखिए हमारी इनकम कितनी आ गई। तो इस सवाल को करवाने का मकसद क्या था? ये बताना कि बिगिनिंग में से भी एसिड गायब करके कहीं और दे सकता है, उठा उठा के बिगिनिंग में डालने पड़ेंगे, जैसे बैंक उसने अलग से दे दिया था। इसी तरीके से जो पेमेंट में आपको नजर आ रहा है जरूरी नहीं है वो एक्सपेंस हो, जो रिसीट में नजर आ रहा है जरूरी नहीं है वो इनकम हो। आपको से कुछ ऐसे होंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो, पेमेंट के अंदर लिखा हुआ हो यहाँ पर क्या? यूटिलिटी एक्सपेंस, पर्सनल यूटिलिटी एक्सपेंस। तो पर्सनल यूटिलिटी एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो ड्राइंग है, तो आप उसे थोड़ी लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। एहतियात जरूरी है जीने के लिए। अब एक सवाल दूंगा, वो करना इसी तरीके का होगा। दिस इज नेट इनकम। अब हमें क्या करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने। अफेयर्स में क्या करना होता है? एंडिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज, और इसके अलावा रिसीट और पेमेंट में कोई लाइबिलिटी और एसेट आया तो वो, और एडजस्टमेंट में। तो एंडिंग में देखिए एक बैंक हमारे पास यहाँ मौजूद है 2010, जो इसने यहाँ लिख के नहीं दिया, तो वो बैंक लेंगे, अकाउंटेबल लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लेंगे, ये लाइबिलिटी 260 की एक्रूड वाली। इसके अलावा ये जो न्यू एसेट आया हमारे पास 13,000, इसका एक्यूमुलेटेड भी लेंगे, हमने खुद निकाला है 2600, इन्वेंट्री और प्रीपेड। इसके अलावा रिसीट और पेमेंट में कुछ नजर आ रहा है आपको जो एसेट और लाइबिलिटी हो सकता है? एक बैंक था बस, और कोई एसेट लाइबिलिटी नजर नहीं आ रहा। ड्राइंग नजर आ रही है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। ड्राइंग है 9,200, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 20,000। एडजस्टमेंट में हमें एक टाइटल नजर आ रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, बस, और कोई भी टाइटल नहीं है जो बैलेंस शीट में जाएगा। सिंपल सी बैलेंस शीट बनेगी। अब आप मुझे बैलेंस शीट बनवाइए। बेटा हमने राइट ऑफ किया उसे, बैड डेट्स में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स थोड़ी लाए, मैंने गिराए और ये बन गया
अगस्त 31, 2024। सबसे पहले आएगा करंट एसेट। नाउ यू विल मेक मी राइट करंट एसेट्स। ओके, बताइए सबसे पहले कौन सा करंट एसेट आएगा? बैंक। कितना बैंक है? 1970 है या 72,000 है? हाँ, 1970 बैंक आएगा या 72,000 आएगा? 1970 आएगा। बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं भाई? 2110 आएगा ना। एंडिंग बैलेंस शीट बन रही है ना अल्लाह के बंदे। बिगिनिंग बैंक लेके जाओगे क्या? 2010 जाएगा बैंक। 2010 ये एक एसिड आ गया आपके पास। अब और कोई एसिड रिसीट और पेमेंट में नहीं है, तो आप ये जो एंडिंग की लिस्ट बनी है यहां से उठाएं एसिड्स। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल 9,500। सिंपल सिंपल सीधा सीधा उठाना है यार। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल जी ले जाओ 9,500। हाँ नहीं, इस 9,500 में से अकाउंट रिसीवेबल का जो राइट ऑफ है वो लेस होगा। अलाउंस ऑफ एडवर्स तो नहीं आएगा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो हमने क्रेडिट कर दिया था ना। कितने से? 300 से। इसको हम लेके जाएंगे 9,200। ये देखें आपने एडजस्टमेंट में किया था। ये एडजस्टमेंट जो आपने बनाई है उसमें आपने अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट क्रेडिट किया हुआ है, तो इस क्रेडिट को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आप। और अकाउंट रिसीवेबल कितना बना दिया आपने? कहाँ गया वो बैलेंस शीट? 9,200 हो गया। इसके अलावा कौन सा एसिड है? एसिड जी फिक्स एसिड है हमारे पास। मोटर व्हीकल वो बाद में जाएगी। इन्वेंट्री और प्रीपेड। इन्वेंट्री 5,900, प्रीपेड 200। इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस। इन्वेंट्री कितनी थी? 5,900। और क्या था? प्रीपेड 200। और कोई करंट एसिड है? देखो जरा, ढूंढो कोई करंट एसिड नजर आ रहा है? और मेरे ख्याल में तो कोई और करंट एसिड हमें नजर नहीं आ रहा भाई, यही करंट एसिड है। तो इनको टोटल कर लेंगे। अगर आ रहा होगा तो बैलेंस नहीं आएगा, कोई और करंट एसिड होगा तो बैलेंस नहीं आएगा। और क्या होगा? तो बैलेंस आने वाले न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोड़ दिया तो बैलेंस नहीं आएगा, पता नहीं जाएगा आपको। लेकिन जिसमें बैलेंस नहीं आता, बैलेंस की कहानी नहीं है, उसमें आपको पहले से आराम से सही तरीके से काम करना चाहिए। यह आ गया टोटल करंट एसेट्स। अब आप इसमें क्या बनाएंगे? नॉन करंट एसेट। जी क्या हो गया इसको भाई? चले, नॉन करंट एसिड की कितने नॉन करंट एसिड है आपके पास? एक ही है, मोटर व्हीकल। तो हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसिड्स जी 13,000। देखिए हमारे पास नॉन करंट एसिड में एक व्हीकल है 13,000 का, E471 KBR। तो हम लिख देंगे मोटर व्हीकल बस। ये जो मोटर व्हीकल के एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनफैक्ट आर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिक्स एसिड पढ़ाते वक्त थोड़ा एहतियात करते हुए बताते हैं, लेकिन अब आप ये समझ लेंगे हर वो एक्सपेंडिचर जो इसी साल बेनिफिट दे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मोटर व्हीकल कितनी है? 13,000। इसमें लेस कर लेंगे इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2600 है, वो हमें पता है, हम पीछे से देख के आ रहे हैं। यदि मैं दिखाऊं आपको? हाँ बताइए अलिशबा, दिखाऊं मैं आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2600 कैसे है? नहीं दिखाऊं? आपको पता है कहाँ है वो एडजस्टिंग एंट्री में है। एडजस्टिंग एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 2600। तो उसे वहां से यहाँ से उठा के, वहां से उठा के, वहां से यहाँ से नहीं, वहां से उठाएंगे 2600 रुपये और माइनस कर लेंगे। तो आपके पास देखिए क्या आ गया? फिक्स एसिड आ गया। कोई और फिक्स एसिड नहीं है, हमने पूरा सवाल बार बार पढ़ा है। दिस इज अवर टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब मुझे आप इक्विटी साइड बनवाइए। इक्विटी साइड में आएगा लायबिलिटी। बनाना बहुत आसान है ना बैलेंस शीट को, इसमें डायरेक्ट एंडिंग बैलेंसेस उठाने होते हैं। अब मुझे बताएं लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं आपके पास? एक तो है ट्रेड अकाउंट टेबल 2590। तो हम लिख लेंगे ट्रेड अकाउंट्स टेबल कितना है बेटा?
2590 और रेंट एंड लोकल टैक्सेस एक्रूड, ये भी पेबल है और ये इसका एंडिंग बैलेंस ले लेंगे हम 260। इसके अलावा कोई और लायबिलिटी है या नहीं, इसके लिए देख लो भाई। कोई और लायबिलिटी एडजस्टमेंट वगैरह में तो होगी नहीं, है ही नहीं ना, मतलब हो सकती थी लेकिन नहीं है। तो ये हमारी टोटल लायबिलिटी आ गई। क्या हो गया इसको, बीमार है। टोटल लायबिलिटीज, सर्दी में तुम्हें बीमारी हो जाती है। वैसे मुझे पता है तुम आज क्यों आए हो, बताता हूं। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में बेटा बिगिनिंग कैपिटल आएगा। कैपिटल बिगिनिंग हमने खुद निकाला था और इसका भी डब्ल्यू बनाना पड़ेगा हमें। डब्ल्यू कौन सा होगा, 6। जाते हैं बिगिनिंग कैपिटल कितना निकाला था हमने, आई थिंक 1450 था, क्या था? अच्छा, ये हमने 2 मिनट ठहरिएगा। टोटल एसेट्स पहले तो सही आ रहा था ही जी। अच्छा, तो मैंने कोई चीज ऐड की होगी बाद में। जी भाई, क्या बिगिनिंग कैपिटल था हमारा? 11,450 और ये है W 6। 11,450 तो आया था, बाद में ये हमने अकाउंट बनाया ना, रो कॉलम ऐड की होगी तो उससे हुआ होगा 11,450। तो 11,450 ये चला जाएगा हमारा बिगिनिंग कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो सेल ऑफ यार्ड से, प्राइवेट यार्ड से जो पैसे आए ना, वो उसने कारोबार में लगा दिए। घर की चीज बेच के पैसा ला रहा है, कारोबार में लगा रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000। तो इसे ऐड करेंगे, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000। और कुमकुम भी है, नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम? अच्छा, ठहर जाओ, उससे तो आने दो, इनकम को तो आने दो। इनकम कितनी है भाई? 2610। इनकम जो है वो हम लेके चले जाएंगे 2610। इनको ऐड करेंगे, पहले सब टोटल निकाला जाएगा ना। सब टोटल निकाल के, ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकलता है, ये तो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। हाँ, सब टोटल। अब इसमें से लेस कर लेंगे क्या, ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है, ये जाएंगे, ये ड्राइंग दी हुई इन्होंने 9,200, माइनस करेंगे 9,200। तो अब हमारे पास आखिरी लम्हात आ रहे हैं। दिस इज व्हाट, टोटल ऑनर्स इक्विटी जी। तो अब ऐड कर लेंगे आप, कर लें, ऐड कर लें बेटा, आ रहा है बराबर। अगर नहीं आएगा तो कोई टाइटल छोड़ा होगा। तो 27,710 और 27,710 अल्लाह का नाम लेके। दिस इज टोटल एसेट्स, दिस इज टोटल लायबिलिटीज और टोटल इक्विटीज। थैंक यू सो मच। ये हमने सिंगल एंट्री खत्म कर ली। अब आप लोग सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो करिएगा। और एक मॉक भी होगा आगे जाके, मैंने बताया है इनको, इंशाल्लाह उसे भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।